नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर लिखा है कि पुतिन के बारे में चिंता करने के बजाय और दूसरे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रवासी बलात्कार गिरोहों, ड्रग माफियाओं, हत्यारों और मानसिक अस्पतालों से जो लोग हमारे देश में आ रहे हैं, इन मुद्दों पर हमें ज्यादा चिंता करनी चाहिए ताकि हमारा हाल भी यूरोप जैसा न हो जाए। बता दें, इससे पहले रविवार को लंदन में यूक्रेन के मुद्दे पर कई यूरोपीय देशों के नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मिलकर बातचीत की। इस मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि हालिया घटना के बाद उन्हें यूरोप से स्पष्ट समर्थन मिला है। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात की आलोचना करते हुए कहा है, ये अमेरिका में एक दुखद दिन है जब हम रूस एक क्रूर तानाशाही के करीब और करीब जा रहे हैं और हम लोकतांत्रिक सहयोगियों से और भी दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बेइज्जत करने के लिए एक प्लान बनाया गया जो कि सुनियोजित था। उन्होंने कहा कि ट्रंप मॉस्को में एक क्रूर तानाशाह के लिए एक सहारा बन गए हैं और अमेरिका की वैश्विक शक्ति कमजोर हो रही है क्योंकि अमेरिका लोकतंत्र के बजाय तानाशाहों का पक्ष ले रहा है। कितनी शर्मिंदगी है। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि अमेरिकियों के लिए ये समझना कठिन हो गया है कि कैसे व्हाइट हाउस रूस के प्रचार का एक जरिया बन गया है। उन्होंने कहा, यह हमें हंसी का पात्र बनाता है। इससे ऐसा लगता है कि हमें लोकतंत्र की कोई परवाह नहीं है। क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप रूस और चीन को अपने पड़ोसियों पर हमला करने और वैश्विक अस्थिरता के एक नए युग का उद्घाटन करने के लिए हरी झंडी दे रहे हैं। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भयानक है और अमेरिकी श्रमिकों के लिए भयानक है। क्रिस मर्फी ने जो कहा है उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर ट्रंप ऐसा करेंगे और डील के हिसाब से कौन कितने पैसे दे रहा है उस हिसाब से राजनीति करेंगे तो रूस भी अपने पड़ोसियों पर हमला कर सकता है और चीन भी भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख जैसी जगहों पर घुसपैठ कर सकता है। कई अरब देशों और संयुक्त राष्ट्र ने गजा पट्टी में सभी मानवीय मदद की एंट्री रोकने के लिए इजरायल की निंदा की है। मिस्र और कतर ने कहा है कि रविवार को इजरायल की ओर से उठाया गया यह कदम युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने इसे चिंताजनक बताया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके देश ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि हमास मानवीय सहायता की सप्लाई से सामान चुरा रहा था और उसका इस्तेमाल अपनी आतंकवादी मशीनरी को बढ़ावा देने के लिए कर रहा था। साथ ही इजरायल ने हमास पर गजा में युद्ध विराम बढ़ाने की अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज करने का भी आरोप लगाया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पार्टी के बाकी सांसदों के साथ दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरे राज्यों से गैर निवासियों को पश्चिम बंगाल में लाकर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा रही है। डेरेक ओब्रायन ने इसे एपिक स्कैम करार दिया और दावा किया कि ये मुद्दा पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को सबसे पहले उजागर किया था। वहीं डेरेक ओब्रायन ने इस मामले पर चुनाव आयोग की ओर से दी गई प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाया और कहा कि आयोग ने गलती स्वीकार की है लेकिन मान्यता नहीं दी है। डेरेक ओब्रायन ने कहा, यहाँ के वोटरों को वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी वोटिंग एक जैसे एपिक नंबर वाले लोग करेंगे जो बाकी राज्यों से लाकर चुपचाप वोट डालेंगे। ये अस्वीकार्य है। उन्होंने चुनाव आयोग के बयान पर भी सवाल उठाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य के लोगों से तुरंत बच्चे पैदा करने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि राज्य की सफल परिवार नियोजन योजनाओं ने उन्हें नुकसान में डाल दिया है। स्टालिन ने चेतावनी दी कि जनसंख्या आधारित परिसीमन तमिलनाडु के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है। स्टालिन ने कहा कि पहले हम कहते थे कि आप अपना समय लीजिए और बच्चे प्लान करिए, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और हमें अब ये कहना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि हमने परिवार नियोजन की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया और हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। राज्य पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में बात करते हुए स्टालिन ने कहा, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप समय लें, बल्कि तुरंत बच्चे प्लान करें। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में नए अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के प्रभारी पीयूष गोयल लखनऊ जाएंगे। गोयल की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन होगा। नामांकन के अगले दिन नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इस बार पार्टी सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर ही नहीं बल्कि दूसरे कसौटियों पर भी विचार करेगी। अब खबर ये भी है कि भूपेंद्र चौधरी भी अपने लिए दूसरा कार्यकाल मांग रहे हैं, लेकिन इसमें भी मुश्किल दिख रही है।
दो नाम जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें हरीश द्विवेदी और बीएल वर्मा के नाम हैं। ब्राह्मण समाज से आने वाले हरीश द्विवेदी संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। संघ के साथ केंद्रीय नेताओं से हरीश के अच्छे संबंध हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि वो योगी को रिप्लेस करना चाहते हैं, जो कि कहा जाता है कि मोदी और शाह की खुद की फरमाइश है। वहीं दूसरे नाम बीएल वर्मा हैं, जो लोधी समाज से आते हैं और केंद्र से भी इनके नजदीक के संबंध हैं। अमित शाह का उनको करीबी माना जाता है, उनके सानिध्य में ही वो काम कर रहे हैं। हालांकि नाम तो कई चल रहे हैं, जैसे विजय बहादुर पाठक, विद्यासागर सोनकर, अमरपाल मौर्य, पूर्व सांसद रेखा और यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह। हालांकि कोई अलग आ जाए इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि शाह ऐसा अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जो योगी के सामने खड़ा हो जाए। शाह को योगी को रोकने के लिए लखनऊ में अपना आदमी बैठाना चाहते हैं। यूपी की योगी सरकार में बीजेपी संगठन योगी सरकार में बड़े बदलाव की संभावना है। मिशन 2027 के तहत संगठन से लेकर सरकार तक में जातीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। संगठन से लेकर सरकार तक के लिए मार्च का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। चर्चा है कि प्रदेश स्तर के पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी के संगठन से छुट्टी होने के बाद उन्हें सरकार में घर वापसी कराई जा सकती है। साथ ही 5-6 नए चेहरों को भी योगी सरकार का हिस्सा बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो होली के बाद योगी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है, लेकिन उससे पहले संगठन में बदलाव होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत के वर्क लाइफ बैलेंस पर दिए गए बयान की खूब चर्चा हो रही है। उनका कहना है कि भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है, ना कि वर्क लाइफ बैलेंस। कम काम करने की बातें करना फैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को हफ्ते में 80 या 90 घंटे काम करना चाहिए। इसके बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने के मुद्दे पर यंग एम्प्लॉयज को भावुक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि जो लोग कर्मचारियों को 90 घंटे काम करने की सलाह दे रहे हैं, कहीं वो इंसान की जगह रोबोट की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंसान तो जज्बात और परिवार के साथ जीना चाहता है। अखिलेश यादव ने कहा कि आम जनता का सवाल ये भी है कि जब अर्थव्यवस्था की प्रगति का फायदा कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलता है, तो ऐसी 30 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाए या 100 ट्रिलियन की, जनता को उससे क्या। बीएसपी की मुखिया मायावती ने रविवार को अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से हटा दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके जीते जे कोई भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब इसके बाद इस पर आकाश आनंद का पहला बयान आया है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। अपनी पोस्ट में आकाश आनंद ने कहा है कि बहन जी का हर फैसला उनके लिए पत्थर की लकीर है और वो मायावती के हर फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने लिखा कि बहन जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के वजन पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने टिप्पणी की। इसके बाद अब कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि शमा मोहम्मद ने मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी पर जो टिप्पणी की है वो कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। उन्हें सोशल मीडिया एक्स से अपना पोस्ट हटाने और बेहतर व्यवहार करने के लिए कहा गया है। वहीं कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने सफाई दी है और कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों के सामान्य फिटनेस पर कॉमेंट किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.